दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में कुछ सवाल पढ़े थे, यहीं पर ले छोड़े थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो प्रवृत्ति पढ़ा रहे हैं सीजीएल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा से हम नोट्स बनाए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखित संविधान बताए थे। लिखित संविधान सबसे बड़ा का लिखित संविधान किसका है? भारत का है। इसमें कुल शब्द है, सबसे बड़ा का लिखित संविधान भारत का है। इसमें कुल शब्द है 1,17,369 शब्द है। इसमें कुल अनुच्छेद है 395 से लेकर 448 तक। उसके बाद बताइए सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? मोनाको का है। मोनाको एक देश है। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? मोनाको का एक देश है। इसमें कितना शब्द है? 3814 शब्द है। और अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा किसका है? यूएसए के है। अमेरिका, यानी अमेरिका कहते हैं यूएसए के है। यूएसए के 7 गो आर्टिकल है, मतलब 7 गो अनुच्छेद है। अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा है। और सबसे छोटा लिखित संविधान कौन है? 3814। सबसे पहले छोटा लिखित संविधान किसने पेश किया था? तो यूएसए ने पेश किया था। यूएसए अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा है। 7 को इसमें आर्टिकल है। इसमें वर्ष 1762 है। इस संविधान में वर्ष 1762। उसके बाद हमने बताया थे कि इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखे हैं। हिंदी में बसंत कृष्ण बैद ने संविधान के लिखे हैं। इंग्लिश में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अंतिम पेज पर अपने गुरु के नाम राम प्रसाद सक्सेना के नाम लिखे। आप लोग पिछली कक्षा में हम बताए थे। हिंदी बसंत कृष्ण बैद के द्वारा लिखे गए। संविधान को सरियाने माने अलकरण का काम किसने किया था? नंदलाल बोस प्लस राम मनोहर सिन्हा और 22 को अलग से मेंबर थे। ये नंदलाल बोस थे जो शांति निकेतन के छात्र रह चुके थे। उनके गुरु के नाम अविनाश टैगोर है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई है। अविनाश टैगोर भारत माता के चित्र बनाए हैं। भारत माता के चित्र किसने बनाया है? गुरु अविनाश टैगोर ने बनाया है। उसके बाद आगे यहाँ से बढ़ेंगे बोले संविधान सरकार अंगों की सीमाएं तय करता है। सरकार के कितने अंग है? सरकार के 3 गो अंग है। सरकार के 3 अंग है। पहिका विधायिक अंग, जो विधि बनाएगा, जो कानून बनाएगा। सरकार के 3 पूछता है संविधान में सरकार के कितने अंग की चर्चा किए गए हैं? तो 3। पहिका कौन है? विधायी कार्य विधि निर्माण, कानून बनाएगा। विधायिका कानून बनाएगा। कार्यपालिका विधि का क्रियान्वयन, इस पर ध्यान रखेगा। कौन क्या क्या कानून बना रहा है? कार्यपालिका इस पर ध्यान रखेगा। और न्यायपालिका के कानूनों को व्याख्या इसमें गलत है कि सही है, वो न्यायपालिका देखेगा। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। विधायिका मन कानून बनाएगा। 2 में कार्यपालिका मन विधि का देखरेख करेगा कि सही हो रहा है कि गलती। न्यायपालिका ये दोनों को देखेगा कि कानून सही बना है कि नहीं बना है। इन तीनों के विभाजन को सीरियल में पूछा है। इन तीनों के विभाजन को क्या कहते हैं? इन तीनों के विभाजन को शतक क्षैतिज विवरण कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल विवरण कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिवाइड कहा जाता है। इन तीनों के विभाजन को क्या कहा जाता है? क्षैतिज विवरण कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए आगे तो पढ़ाया जाएगा, मैंने अभी छूट बताया जा रहा है कि संविधान कैसे कैसे। विधायिका पढ़ाए थे, 1 नंबर में विधायिका पढ़ाए थे। सरकार का मतलब विधायिका केंद्र और राज्य दोनों में होता है, सेंट्रल और स्टेट में। केंद्र में संसद आप लोग आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। केंद्र में संसद होता है, इसका आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद राज्यसभा होता है। राज्यसभा का उल्लेख कितना में है? 80 में किया गया है, और आर्टिकल 80 में उल्लेख किया गया है। लोकसभा का उल्लेख कितना में किया गया है? लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। उसके बाद कार्यपालिका बताए थे। मैंने सरकार के 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका हम देखिए, विधायिका बता दिए, कार्यपालिका हम देखिए।
केंद्र और राज्य के बीच होगा। इसमें राष्ट्रपति होते हैं, इसमें राज्य में राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है, उसमें राष्ट्रपति में केंद्र का उल्लेख 52 में है और आर्टिकल 52 में। राज्य में राज्यपाल का उल्लेख 153 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख उपराष्ट्रपति का उल्लेख 63 में किया गया है। मुख्यमंत्री का उल्लेख में 164 में किया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख 75A में है। 75A में है प्रधानमंत्री का उल्लेख। 75A में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख 163 में किया गया है। उसके बाद आइए न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 प्रकार का होता है। सर्वोच्च माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। आर्टिकल 124 में है। ठीक, आर्टिकल कितना 124 में है। तो सब आगे सुप्रीम कोर्ट पढ़ा जाएगा, खूब विस्तार से पढ़ा जाएगा। ऐसा पढ़ा जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का उल्लेख 214 में किया गया है। 214 में किया गया है। जिला न्यायालय का उल्लेख 233 से लेकर 237 तक में किया गया है। उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 से 233 तक किया गया है में हुआ। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 के लेकर 147 तक में किया गया है। उसके बाद राज्य व्यवस्था आपको पहले बताया कि राज्य में जो व्यवस्था लाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यह संचालन का तरीका है। जैसे संविधान में जो व्यवस्था होता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं, वहीं यहाँ पर राज्य में जो व्यवस्था लाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। अब पूछता है राज्य व्यवस्था का कितना अंग है? तो राज्य व्यवस्था का 4 अंग है। कितना अंग है? राज्य व्यवस्था का 4 अंग है। राज्य व्यवस्था का कितना अंग है? 4 अंग है। जनसंख्या राज्य व्यवस्था का अंग है। भूभाग राज्य व्यवस्था का अंग है। सरकार संप्रभुता राज्य व्यवस्था का अंग है। ठीक है। उसके बाद आइए राज्य व्यवस्था का अंग कितना है? 4 है। 4 है। राज्य व्यवस्था का अंग 4 होता है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आइए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह भी तो महत्वपूर्ण, मैंने सबसे ज़्यादा यह भी महत्वपूर्ण है। संप्रभु निर्णायक पूर्ण ही स्वतंत्र। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? संप्रभु का अर्थ कितना होता है? जो निर्णायक पूर्ण स्वतंत्र हो। जैसे कोई भी आदमी जैसे अपना घर में जो गार्जियन होता है वो संप्रभु होता है कि नहीं होता है? वो अपने से निर्णय लेता है, किसी से पूछने जाता है कि हम हर काम करें नहीं पूछने जाता है, वो संपूर्ण है। नोट में संप्रभुता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? संप्रभुता का विचार सबसे पहले ऑस्टिन ने दिया था। संप्रभुता का विचार सबसे पहले ऑस्टिन ने दिया था। संप्रभुता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? संप्रभुता का विचार सबसे पहले ऑस्टिन ने दिया था। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? रूसो ने दिया था। रूसो एक विदेशी यात्री है, रूसो ने दिया था। पूछता है भारतीय संविधान में संप्रभुता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। भारतीय संविधान में राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। आइए संप्रभुता क्या होता है? जो निर्णय ऑप्शन लेता है उसे कहते हैं कैसा होता है। जैसे एक में 6 प्रकार का होता है। एक में आंतरिक संप्रभु। आंतरिक संप्रभु मतलब देश के अंदर जो निर्णय लिया जाता है उसे आंतरिक संप्रभु कहा जाता है। बाहरी संप्रभु मतलब देश के बाहर जो निर्णय लिया जाता है उसे बाहरी संप्रभु कहा जाता है। नाम मात्रा संप्रभु। नाम मात्रा माने इसे संवैधानिक भी कहते हैं। नाम मात्रा को क्या कहते हैं? संवैधानिक कहते हैं। यह राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक संप्रभु कौन होते हैं? वास्तविक प्रभु पीएम को कहते हैं। लोकप्रिय संप्रभु भारत की जनता है। कानूनी संप्रभु संविधान। पूछता है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में कानूनी संप्रभु किसे कहा गया है? तो संविधान को कहा जाता है। पूछता है भारतीय संविधान में लोकप्रिय संप्रभु किसे कहा जाता है? तो भारत की जनता को कहा जाता है। इसमें पूछता है भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारत के संविधान में वास्तविक संप्रभु किसका पद है? वास्तविक संप्रभु किसका पद है? तो पीएम का पद प्रदान किया। संवैधानिक किसका पद है? तो राष्ट्रपति पद है। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे लेकर चलते हैं। ठीक,
है तो मानिए है तो फिर भी यही है। और सीजीएल में पूछा है कि सरकार के तीनों विभाजन को क्या कहते हैं। तीनों विभाजन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तीनों के विभाजन को क्या कहते हैं। सतत का 37 विकरण, 37 विवरण कहा जाता है। ठीक, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने होंगे, बताए थे कि नहीं बताए थे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल 3 होंगे। कुल कितने होंगे, 3 होंगे। उसके बाद सरकार का वो अंग जो मुख्य रूप से निर्वाहन और प्रशासन कार्यों में देख रेख करता है वो क्या कहलाता है। बताया थे पिछली कक्षा में कि जो कानून विधायिका बनाएगी उस पर देख रेख का काम कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा। कार्यपालिका करेगा कि नहीं करेगा, अभी भी क्वेश्चन। न्यायपालिका के बीच शक्ति के विवरण क्या कहा जाता है। न्यायपालिका के बीच शक्ति के विवरण बताया था कि हम नहीं बता सकते। न्यायपालिका के बीच शक्ति का विवरण, शक्ति के 36 विवरण कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल विभाजन भी कहा जाता है इसे। ठीक, एक बात, निम्न में सरकार की एकात्मक विशेषता क्या थी। मैंने अपना सरकार की एकात्मक विशेषता क्या थी, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं अभी बताया है। राजनीति संपूर्ण का अवधारणा किसने लिया था। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के है, यूपीएसआई एस में पूछा है। सीजीएल में भी 1-2 बार पूछा है। इसका सब हम प्रॉपर नोट्स बना के रखे हैं, उसी में सब देखे हैं। राजनीतिक संपर्क का अवधारणा सबसे पहले रूस ने दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, एक पुरुष संप्रभु है, बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप में कहा जा सकता है। माने एक पुरुष संप्रभु है, बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जाता है, निरकुश कहा जाता है। निरकुश 10वीं क्लास में भी पढ़े होइएगा। संपूर्णता का मुद्दा किसने उठाया था। संपूर्णता का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया था, आइंस्टीन ने उठाया था। बताए थे संपूर्णता विचार सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था। राजनीति में संपूर्णता की अवधारणा और उसने दिया था। बताया था कि नहीं बताया। उसके बाद भारतीय संविधान में कितने शब्द बनाए। भारतीय संविधान में कितने शब्द से बना है। भारतीय संविधान कितने शब्द से बना है, 1,17,369 शब्द से बना है। 1,17,369 शब्द से बना है। वर्तमान में और जोड़ा हो गया होगा। विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान किसका है। विश्व में सबसे प्राचीन ब्रिटेन का है। सबसे पहले विश्व में सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पहले देशों के सापेक्ष कौन पेश किया था, तो अमेरिका पेश किया था। ठीक, संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन था। लिखित संविधान तैयार करने वाला पहला देश था। अब ब्रिटेन तो तैयार कर लिया था, मतलब परंपराओं पर आधारित था। किसका संविधान परंपराओं पर आधारित है, तो ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। संविधान तैयार करने पर पहला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। अमेरिका का संविधान है। आर्टिकल अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का संविधान है। भारतीय संविधान है 10,000 की आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार का निर्देश नहीं दे सकती है। संपूर्ण है, माने भारत की सरकार है जो निर्णय लेने में स्वतंत्र है। भारतीय संविधान है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने के सर्वोपरि माने स्वतंत्र का अधिकार है, जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति का भारत सरकार का निर्देश नहीं दे सकता है। कौन, संप्रभु। ठीक, संप्रभु हम बताए थे। संप्रभु राज है, एक देश की अन्य राष्ट्रों के प्रभुत्व के साथ उसके बिना संप्रभु है। ठीक, एक देश की अन्य राष्ट्र प्रभुत्व के साथ उसके बिना एक संप्रभु है। ऑप्शन में रहेगा, हम लिखे हैं। उसके बाद ये पूछा है, बीपीएससी भी पूछा है। बीपीएससी पूछा है, मैंने पुराना पूछा है, सबसे पुराना हो गया। लूसेंट में देखे थे हम। भारतीय संविधान के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के
कार्य और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। यह शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्य और उत्तरदायी के परिभाषित करता है। शक्ति का जो बंटवारा सुनिश्चित करता है। कैसा बंटवारा है? यह तीनों अंगों के बीच सत्ता संतुलन बना रहे, वैसा बंटवारा है। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा, हम लोग का अगला टॉपिक क्या रहेगा? भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। आइए इसके बारे में कुछ बताते हैं, 4-5 लाइन बताते हैं। उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारत का संवैधानिक विकास 1674 एक्ट क्या है, 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया था। भारत के में प्रथम जहाज। देखिए, भारत में संवैधानिक विकास में अंग्रेजों को ऐसे जाके इसमें विकास किए, गुलाम किए, वो इसमें बताया जाएगा। भारत का संवैधानिक विकास 1600 का चैप्टर है, इसमें में है एगो 1773। आप लोग रेगुलेटरी एक्ट पढ़े होइएगा, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट पढ़े होइएगा। भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो स्टीफन थॉमस आया था। भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? भारत में प्रथम अंग्रेज स्टीफन थॉमस आया था 1579 ईस्वी में। भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? स्टीफन थॉमस आया था। भारत में सेकंड अंग्रेज कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था 1583 ईस्वी में आया था। ठीक, आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो प्लोटी का अर्थ होता है कि इतिहास से भी ये भी बना है। तो आज में कुछ इतिहास बताएंगे, उसके बाद भाग 1 से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, सब जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आइए चैप्टर 1 1800 ईस्वी का राजलेख पढ़ेंगे। इसमें ब्रिटेन की एक महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर पूछता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। स्थापना कर पूरे देश में जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। और पूर्वी देशों के साथ 15 अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए वो 15 वर्षों का एक अधिकार दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पड़ा? 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पड़ा। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। उसके बाद इसे निवेदक माने इसमें कितने लोग थे? 217 लोग थे। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का 16 वर्ष में नाम क्या था? हम यहाँ आप लोगों को बताया थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दूसरा था। 1833 में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हुआ। ठीक, 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जाके नाम हुआ। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का 16 वर्ष में नाम द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट था। यह नाम था द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अध्यक्ष मेयर थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? मेयर थे। मेयर को इसी को इन मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कहा जाता है। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर किसे कहा जाता है? मेयर को मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम से जाना जाता है। ठीक, इसकी शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ 1858 एक्ट के में ख़त्म कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति कब खत्म करेगी पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति कब खत्म कर दी गई थी? 1858 एक्ट में खत्म कर दी गई थी। 1874 ईस्वी में पूर्णतः बंद कर दिया। 1858 एक्ट से खत्म कर दी गई थी। 1858 एक्ट से खत्म कर दी गई थी।
1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था। 1556 से 1605 में शासनकाल था। उसके बाद किंग का डेथ हो गया 1603 में। उसके बाद जेम्स प्रथम आया। जेम्स प्रथम अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र, किसने अकबर के नाम का प्रार्थना पत्र जेम्स प्रथम कैप्टन हेजिस से भेजा था। 1608 ईस्वी में हेक्टर जहाज से सूरत में आगरा में पहुंचे थे। जेम्स सिक्स जो था अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र भेजा था। कैप्टन हेजिस जेम्स सिक्स अकबर के नाम से प्रार्थना पत्र भेजा था। कैप्टन हैकीज के मैंने भेजा था कि लेके जाओ। 1608 ईस्वी आगरा में हेक्टर जहाज से पहुंचे। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।